बिहार, ये नाम अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री के कारण हमेशा से ही चर्चा में रहा है। बिहार ने भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्यों को जन्म दिया। बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने यहाँ राज किया। इतिहास में सबसे ज्यादा समृद्ध होने के बाद भी बिहार ने 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिक्लाइन देखा। चाणक्य, आर्यभट्ट और पाणिनि जैसे महान स्कॉलर्स का जहाँ जन्म हुआ, वो बिहार आज भारत का सबसे कम साक्षरता या लीस्ट लिटरेसी वाला राज्य बन गया। आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य को घुटनों के बल ला दिया? चलिए आज इतिहास खंगाल कर इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। बिहार के डाउनफॉल की कहानी नई नहीं थी। इसके कई सारे कारण आज़ादी के पहले के थे और कई सारे कारण आज़ादी के बाद के। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस समय इस घटना के दो मेन रीजंस। पहला कारण था जमींदारी सिस्टम में लाया गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब ये था कि किसानों को सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना था, चाहे पैदावार जो भी हो। अब इसके कारण किसान ना तो टैक्स भर पाते थे और ना ही खेतों में री इन्वेस्ट कर पाते थे। अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन का जिम्मा जमींदारों को दे रखा था। इसके कारण छोटे किसान जो कि मेनली लोअर कास्ट से आते थे और बड़े जमींदार जो कि मेनली अपर कास्ट से आते थे, इनमें एक दरार पैदा हो गई। इसने बिहार के सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दिया, जो कि था द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। दूसरा कारण था बिहार प्रोविंस की लीस्ट फंडिंग। अंग्रेजी सरकार बिहार प्रोविंस को काफ़ी कम पैसे देती थी, जिसके कारण आज़ादी के पहले ही बिहार गरीबी में घुस चुका था। आज़ादी के बाद भी बिहार भारत के प्रमुख एग्रीकल्चरल रीजन्स में शामिल रहा। 1950 से 1980 के बीच कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए, जैसे बरौनी में ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट्स, थर्मल पावर स्टेशंस। इस समय तक बिहार भारत के चीनी का लगभग 25% उत्पाद करता था। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का 50% और चावल गेहूं का लगभग 30% बिहार में ही प्रोड्यूस होता था। इस सब के कारण बिहार को भारत का एग्रीकल्चरल पावर हाउस भी कहा जाने लगा। लेकिन इस दौरान बिहार के पतन की एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। इनमें सबसे पहला कारण था सरकारी नीतियों का बिहार पर प्रभाव। 1952 में भारतीय सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी लॉन्च की, जिसका नाम था प्राइस इक्विलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने के बाद भारत में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिनिमम हो गया। इस वजह से जिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को बिहार में स्टैब्लिश होना था, वो गुजरात में होने लगी, क्योंकि वहां से फॉरेन एक्सपोर्ट ईजी था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था बैड गवर्नेंस। इसके साथ बिहार ने इस दौरान लगभग 30 सरकारें और 15 से भी ज़्यादा सीएम देखे। हमेशा से रीजनल पार्टीज की सरकार होने के कारण यहाँ का स्टेट सेंटर रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं था। यहाँ कभी कोई सरकार टिक कर काम ही नहीं कर पाई। फेमस इकोनॉमिस्ट मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि इस खराब राजनीति के कारण बिहार को लगभग 80,000 करोड़ के अपने हिस्से से वंचित रहना पड़ा। 1980 और 1990 के बीच बिहार की सत्ता में एंट्री होती है राष्ट्रीय जनता दल की, जिसके हेड थे लालू प्रसाद यादव। इन्होंने अपने काल के दौरान बिहार के सबसे पुराने दुश्मन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को वापस चर्चा में लाया। लालू प्रसाद यादव की सरकार ने कई सरकारी भर्तियां कम कर दी, जिससे बड़ी जाति को कोई फायदा न हो सके। उनके इस मूवमेंट के कारण बिहार की राजनीति का रुख डेवलपमेंट से हटकर कास्ट रिफॉर्म्स पर चला गया। इस तरह आरजेडी को बड़ा इलेक्टोरल सपोर्ट मिलता है और लालू यादव बिहार के मसीहा बन जाते हैं। बिहार में अब तक जो भी विकास होता था वो मिनरली रिच रीजन यानी कि दक्षिणी भाग में होता था, पर बिहार की राजनीति के बदले नेचर के कारण इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने लगा। जहां 1980s में बिहार का ग्रोथ रेट 6.62% था, वो 1990s में घटकर 3.19% पर आ गिरा। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1980s में पर कैपिटा इनकम 2.45% तक बढ़ी थी, लेकिन 1990s में ये सिर्फ और सिर्फ 0.12% ही रही। इस हालात में बिहार 1993 में हुए लिबरलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया और बिहार घुटनों के बल आ गया। इसके बाद विभाजन की घड़ी आती है। लिबरलाइजेशन के दौरान बाकी राज्यों से न कम्पीट कर पाने के बाद बिहार का दक्षिणी हिस्सा झारखंड के नाम से बिहार से अलग हो जाता है। इस विभाजन में बिहार के डेवलप्ड पार्ट जैसे रांची, बोकारो,
धनबाद, जमशेदपुर बिहार से अलग हो जाते हैं और बिहार भारत के अन्य राज्यों से सबसे पीछे हट जाता है। इन सभी घटनाओं के कारण यहाँ एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, जिससे बिहार की जमीनी स्थिति भी चरमरा जाती है। इन सभी रीजन्स ने बिहार को एक गहरे अंधेरे में ढकेल दिया था, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से सब कुछ बदलने लगता है। घायल हो चुका बिहार फिर से उठ खड़ा होता है। इस कहानी पर हम किसी दूसरे वीडियो में बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।